15 दिसंबर 1999 में वेनेजुएला के पहाड़ियों में बसे वर्गास राज्य में एक आम दिन था कि तभी वहां पर रहने वाले लोगों ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। अब लोगों ने शुरुआत में इसे एक साधारण भूकंप सोचा और बाहर खुले में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके पैरों के नीचे आखिर चल क्या रहा है। कुछ ही समय बाद यहाँ की पूरी जमीन काफी तेजी से हिलने लगी और देखते ही देखते पूरी पहाड़ी बिखरती चली गई और अगले ही पल वर्गस राज्य के ऊपर मौजूद हजारों घर और उनमें रहने वाले लोग कई मीटर मोटी मिट्टी और कीचड़ की चादर के नीचे दब गए थे। ये थी द वर्गास ट्रेजेडी, जिसने करीब 30,000 लोगों को जिंदा दफन कर दिया। इसके अलावा साल 1998 में अमेरिका में मिच नाम का एक बड़ा तूफान आया था जिसने करीब 11,000 लोगों की जान ली थी और साल 2010 से 2011 में अफ्रीका में एक बहुत बड़ा सूखा देखने को मिला था, जिसके चलते फसलें बर्बाद हो गई और करीब 12 मिलियन लोगों को भूख से तड़पना पड़ा। अब यूं तो हिस्टोरिकली दुनिया में भूस्खलन, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं को लोग भगवान का प्रकोप मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिन सभी घटनाओं का मैंने अभी जिक्र किया ना, उन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो भी साइंटिफिक। एक ऐसी पहेली जिसे सॉल्व करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी ताकि भविष्य के इंसान आने वाली इन तबाही को प्रिडिक्ट कर सके। एंड शॉकिंगली प्रिडिक्शन यही कहती है कि हम अभी इस तरह की एक और तबाही की दहलीज पर खड़े हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, ये है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन और पृथ्वी पर अलग अलग समय पर आने वाली इन सभी आपदाओं, तबाहियों के पीछे का राज पृथ्वी के इसी सबसे बड़े समुद्र में छिपा हुआ है, जिसके बारे में जानने से पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों, जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो ना, मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से मेरे साथ इंस्टा पे भी जाके कनेक्ट हो जाओ, जहां पर आप मुझसे और क्लोजली कनेक्ट हो सकते हो। वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो और लाइव सेशंस भी एंजॉय कर सकते हो। तो अभी कभी जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। साल 1895 ये है भारत, जहां चारों ओर तबाही मची हुई है। लोग भूख से तड़प रहे हैं, जान खो रहे हैं, क्योंकि कई सालों से लगातार सूखा पड़ने के चलते भारत एक भारी अकाल से गुजर रहा था। पर भारत में बैठे ब्रिटिश सरकार लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन भारत से कई किलोमीटर दूर लंदन में बैठा एक इंसान भारत में आई इस आपदा को देख रहा था। ये थे सर गिलबर्ट वॉकर, जिनका मन भारत के लोगों के लिए बहुत दुखी था और उन्होंने हिस्टोरिकली ये देखा था कि भारत में इस तरह की आपदाएं बार बार आती रहती है। पेशे से मैथमेटिशियन होने के चलते वॉकर को इन सभी आपदाओं में एक पैटर्न दिखाई दिया, जिसको अगर वो सॉल्व कर लेते तो उससे वो लाखों भारतीय और शायद दुनिया में अलग अलग देशों में आने वाली आपदाओं से जान गंवाने वाले करोड़ों लोगों को बचा सकते थे। और इसी सपने को लिए वो साल 1903 में भारत आ गए, जहां ब्रिटिश सरकार उनके काम से इतने प्रभावित हुई कि उन्हें एक ही साल बाद 1904 में इंडिया के मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। इसके बाद वॉकर ने भारत और दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाले आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, भूस्खलन, तूफान और मौसम में होने वाले दूसरे बदलाव लाइक एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सभी का करीब 20 सालों तक का डेटा इकट्ठा किया, जहां उन्हें कुछ पैटर्न्स दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि जब पैसिफिक ओशन से ईस्ट की ओर मौजूद कॉन्टिनेंट्स लाइक साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भारी बारिश होती है ना, तब पैसिफिक ओशन के वेस्ट में यानी कि एशिया और उसके आसपास मौजूद कॉन्टिनेंट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है और भीषण गर्मी दिखाई देती है। जबकि जब इन कंट्रीज में भारी बारिश होती है तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कंट्रीज में भीषण गर्मी, जंगलों में आग लगना और सूखा पड़ने जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। इस मिरर इमेज पैटर्न ने गिलबर्ट को काफी चौंका दिया, जिस स्टडी को उन्होंने पब्लिश किया और इस पैटर्न को साउथ ऑसिलेशन नाम दिया गया। ये पैटर्न काफी अजीब और मिस्टीरियस था, जिसका पृथ्वी के भूगोल पर इफेक्ट साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करना अभी भी बाकी था। वॉकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने ही वाले थे कि साल 1958 में उनकी मौत हो गई।
जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उनकी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने और तबाही भरी इन घटनाओं के पीछे मौजूद साइंटिफिक रीजन को जानने की कोशिश की। लेकिन इसमें सफलता मिली स्वीडन के एक मीटियोरोलॉजिस्ट जेकब जर्कनेस को, जिन्होंने गिलबर्ट वॉकर द्वारा कलेक्टिव डेटा को जब स्टडी की तो वो फाइनली उस मिस्ट्री तक पहुंच गए, जिसको ढूंढने में वॉकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। जिसके बाद जेकब को इन सब आपदाओं के पीछे सिर्फ एक कारण मिला, एक ऐसा कारण जो पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। तो साल 1960s में जेकब जर्कनेस की स्टडी के मुताबिक दुनिया में टाइम टू टाइम आने वाली इन सभी आपदाओं के लिए पैसिफिक ओशियन में लगातार बदलते प्रेशर, टेम्परेचर और विंड पैटर्न्स जिम्मेदार थे, जो पूरे पृथ्वी के वातावरण को इफेक्ट करते हैं, जिसे जेकब जर्कनेस ने वॉकर सर्कुलेशन का नाम दिया। अब जेकब जर्कनेस ने यहाँ अपनी स्टडी से एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी की थी, जिस डिस्कवरी पर आज भी दुनिया भर की इकोनॉमीज टिकी हुई है, क्योंकि इसी डिस्कवरी के कारण अब तबाही मचाने वाली आपदाओं को प्रिडिक्ट करके देश की सरकारें लोगों की जान बचाने की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर लेती है। पर आखिर जेकब जर्कनेस की डिस्कवरी थी क्या? वेल, जेकब ने यहाँ पर नोटिस किया कि अलग अलग कंट्रीज में होने वाली जरूरत से ज्यादा बारिश या फिर मॉनसून कम आने के चलते सूखा और गर्मी की कंडीशन, इन सब वेदर डिजास्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ट्रेड विंड्स का होता है। पर आखिर ये ट्रेड विंड्स होते क्या है? तो देखो, हमारी पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है ना, तो उसके रोटेशन और सूरज से आने वाली हीट के कारण पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस ऊपर उठती है और फिर ऊपर अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हुए ठंडी होकर वापस नीचे एटमॉस्फेयर में आती है, जिसके बाद पृथ्वी का रोटेशन और कई दूसरे फैक्टर्स मिलकर इसको एक डायरेक्शन देते हैं, जिससे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विंड पैटर्न्स बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर अगर हम स्पेसिफिकली पैसिफिक ओशन में बनने वाले विंड पैटर्न्स को देखें तो नॉर्मली ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, जिन्हें हिस्टोरिकल ट्रेड विंड्स नाम दिया गया है, क्योंकि पुराने समय में इन्हीं हवाओं के जरिए शिप्स पैसिफिक ओशन में रास्ता तय किया करती थी। इसके अलावा आज भी पैसिफिक ओशन से जाने वाली हवाई जहाज भी इन ट्रेड विंड्स के जरिए स्पीड को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इन तेज हवाओं के साथ मूव होने की डायरेक्शन में चलने से प्लेन्स अपना फ्यूल बचा पाते हैं और कम एनर्जी में ज्यादा रास्ता तय कर पाते हैं, जिससे ओवरऑल एयरलाइंस का फायदा होता है। साथ ही साथ यही ट्रेड विंड समय के साथ साथ पृथ्वी के सबसे बड़े समुद्र से बने वाटर क्लाउड्स को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स तक लेकर जाती है, जिससे भारत और उसके अलावा दुनिया के कई देशों में मॉनसून आता है, फसलों को पानी मिलता है और लोगों को गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। लेकिन इन्हीं ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन में एक फिक्स टाइम के बाद बदलाव होते हैं, जो पृथ्वी पर अलग अलग समय में आने वाली इन तबाही के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब इसे समझते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। तो यूजुअली पैसिफिक ओशन की ये ट्रेड विंड्स ना 3 अलग अलग तरीके से बदलती है। नॉर्मल ट्रेड विंड्स, एल नीनो एंड ला नीना। अब इस पूरे फिनोमेना को कंबाइन करके एनसो यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन नाम दिया गया है। अब इन तीनों सिचुएशन में सबसे पहले होती है नॉर्मल ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली ट्रेड विंड्स, जो पैसिफिक ओशन से अपने साथ हैवी मॉइस्चर और रेनी क्लाउड्स को लेकर अपने वेस्ट यानी कि एशिया की ओर पहुंचती है, जिसके कारण इन हिस्सों में हमें बारिश यानी मॉनसून देखने को मिलता है। जबकि इस दौरान पैसिफिक ओशन की दूसरी ओर यानी कि ईस्ट में मौजूद कॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्से गर्मी और सूखे से जूझते हैं। अब ये ट्रेड विंड्स ना केवल पैसिफिक ओशन के वेस्ट में मौजूद कंट्रीज को ही ठंडक नहीं पहुंचाती, बल्कि ये समुद्र को भी ठंडा करती है। जबकि इस प्रक्रिया के कारण पैसिफिक ओशन की दूसरी ओर पेरू कंट्री के पास मौजूद समुद्र गर्म होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे अपवेलिंग कहा जाता है, जिस प्रोसेस में गर्म समुद्री पानी को रिप्लेस करने के लिए गहराइयों से समुद्र का ठंडा पानी ऊपर की ओर आने लगता है और अपने साथ समुद्र की गहराई में मौजूद मरीन स्नो, फाइटोप्लैंक्टन जैसे न्यूट्रिएंट्स को ऊपर की ओर लाता है, जो चीजें फिशेस और अदर मरीन एनिमल्स को काफी पसंद होती है, जिसके कारण इस समय में पेरू के तटों पर काफी ज्यादा मरीन लाइफ देखने को मिलती है और यहाँ के मछुआरे काफी बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ते हैं और पास के देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिस पर पेरू की इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा टिका हुआ है। लेकिन इस सिचुएशन से बिल्कुल उल्टा होती है
एल नीनो की सिचुएशन। देखो हर कुछ साल के बाद ना ट्रेड विंड्स अचानक से अपना रास्ता बदल लेती है, जिसमें अब पैसिफिक ओशन से उठने वाली हवाएं ईस्ट से वेस्ट की ओर नहीं बल्कि वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है, यानी एशिया से साउथ अमेरिका की ओर, जिसके चलते एशिया में गर्मी, बारिश की कमी और कई बार सूखा पड़ने जैसे हालात देखने को मिलते हैं, जबकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में बारिश, ठंड और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। इस तरह एल नीनो का ये इफेक्ट टाइम टू टाइम कई बड़े आपदाओं का कारण बनता है, जहां इसके चलते दुनिया के बाकी हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, तो वहीं पर कुछ हिस्सों में इतना सूखा पड़ता है कि वहां की खेती एंड ओवरऑल इकोनॉमी भी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। लेकिन इकोनॉमी के मामले में एल नीनो का सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है पेरू पर, क्योंकि नॉर्मल ट्रेड विंड्स के दौरान पेरू के किनारों पर ओशियन सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते होने वाली अपवेलिंग से यहाँ के फिशरमैन्स जो भारी मात्रा में फिशेस को पकड़ते हैं, वो अपवेलिंग एल नीनो के चलते ट्रेड विंड्स के उल्टा हो जाने और पेरू के पास मौजूद समुद्र का ठंडा हो जाने से बंद हो जाती है, जिससे यहाँ के मछुआरों को काफी नुकसान होता है एंड ओवरऑल अपवेलिंग पर काफी ज्यादा निर्भर करने वाले पेरू की इकोनॉमी पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। अब एल नीनो का ये इफेक्ट ना हर 2 से 7 साल के टाइम पीरियड में होता है, जिसमें ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन का ये छोटा सा फेरबदल कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वीडियो की शुरुआत में मैंने साल 1895 के दौरान इंडिया में आए जिस सूखे के कारण लाखों लोगों की जान जाने वाली बात का जिक्र किया था ना, उस घटना के पीछे का असली कारण एल नीनो इफेक्ट ही था। इसके अलावा साल 1982 में अमेरिका में एल नीनो इफेक्ट के चलते ऐसी भारी बारिश हुई थी कि वहां पर काफी बीमारियां फैल गई थी, जिससे करीब 2000 लोगों की जान गई थी। पर शॉकिंगली इतनी तबाही मचाने वाला एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के आखिरी और तीसरे विंड पैटर्न के सामने फीका पड़ जाता है, जो है ला नीना। यहाँ पर मैंने वीडियो की शुरुआत में जो साल 1999 में वेनेजुएला की पहाड़ियों में बसे वर्गास राज्य में आने वाली तबाही की बात की थी, जिस फ्लडिंग एंड भूस्खलन में करीब 30,000 लोगों की जान गई थी, उसके पीछे का कारण था ला नीना। इसके अलावा साल 2010 के दौरान पाकिस्तान में इतिहास के कुछ सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, जिसने करीब 2000 लोगों की जान ली थी। वहीं पर ला नीना के ही चलते साल 2011 से 2017 के बीच अमेरिका के कई हिस्सों में भारी सूखा भी पड़ा था। तो देखो ला नीना इवेंट में पैसिफिक ओशन में चलने वाली ये ट्रेड विंड्स नॉर्मल कंडीशन की तरह ही ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, पर ला नीना नॉर्मल ट्रेड विंड से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और भारी मात्रा में रिंग क्लाउड्स एंड मॉइस्चर्स को पैसिफिक ओशन के वेस्ट की ओर लेकर जाती है, जिससे इस पूरे इलाके में हमें भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं, जो चीज फसलों, लोगों की जिंदगी और कंट्रीज की इकोनॉमी को बड़ा डैमेज पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल साल 2010 से 2011 में ला नीना के कारण ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में भारी बाढ़ देखने को मिला था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के करीब 35 लोगों की जान गई थी और 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। अब अगर हम इंडिया पर आए तो साल 1998 के दौरान ला नीना इफेक्ट के चलते इंडिया के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई थी, जिसमें करीब 2500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लाखों लोगों के घर पानी में डूब गए और भारत की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा कुछ रीसेंट एग्जाम्पल देखें तो साल 2010 से 2011 में भी ला नीना इफेक्ट के कारण भारत में भारी मानसून का सामना करना पड़ा था, जिसमें भारी मात्रा में फसल तो बर्बाद हुई ही, साथ ही साथ कई इंडियन स्टेट्स में बाढ़ की सिचुएशन बनी, स्पेशली आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश में, जिसके चलते करीब 200 लोगों की जान गई। अब आप उस डर को महसूस कर पा रहे होंगे जो ये अपने साथ लाता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये एक साइकिल का हिस्सा है, जिसमें ला नीना इवेंट करीब हर 3 से 5 साल में रिपीट होता है। और दोस्तों दुनिया भर में ये डर एक बार फिर दोबारा से फैल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि 70% चांसेस है कि साल 2024 के अंत तक ला नीना का प्रभाव भारत तक पहुंच जाएगा, जिससे भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही आने का खतरा है। और आई होप कि भारतीय सरकार भी इसकी तबाही से भारत को बचाने के लिए सही कदम उठा रही होगी, क्योंकि हिस्टोरिकली भले ही हमारे पास इन तबाही मचाने वाले वेदर इवेंट्स की प्रिडिक्शन का कोई तरीका नहीं था और अचानक आने वाली इन आपदाओं से निपटना सच में काफी मुश्किल था,
लेकिन अब सर गिलबर्ट वॉकर और जेकब जर्कनेस की डिस्कवरी से हम इन्हें काफी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन अब हमारी ही जिम्मेदारी है कि इन प्रिडिक्शंस का सही इस्तेमाल करें और आने वाली तबाही से बचने की तैयारी करें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या भारत ला नीना के चलते भविष्य में आने वाली भारी बारिश और फ्लडिंग के लिए तैयार है? क्या भारत ने पिछली आपदाओं से कुछ सीखा है? और क्या आपने एल नीनो और ला नीना के बारे में इससे पहले कभी पढ़ा था? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और इस वीडियो के जरिए आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया में कदम क्यों नहीं रखा, आखिर वो इंडिया के बाहर से ही क्यों मुड़कर वापस चला गया, आखिर वो क्या रीजन है या किससे डर गया कि अलेक्जेंडर वापस चला गया इंडिया को इन्वेड किए बिना। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।